नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी खबर में, जिसमें आपको बता दें कि मोदी राज में चीन कर चुका है भारत के अंदर घुसपैठ। ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्वीट करके भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी है और पूछा है कि चीनी घुसपैठ पर क्यों झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। इसी के साथ दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि रक्षा मंत्रालयों के दस्तावेज में हुआ बड़ा खुलासा। मई में चीनी सैनिकों ने भारत के क्षेत्र में कर दी थी घुसपैठ। इसका अब सीधा खुलासा हो गया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इसी के साथ इसी बड़ी खबर में आपको बताएंगे बिहार के बारे में, जहां पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रिम्स अस्पताल से अब किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि चीनी संकट को सुलझाने में मोदी सरकार फेल हुई है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। राहुल गांधी ने एक बार फिर पूछा, चीनी घुसपैठ पर झूठ क्यों बोल रहे हैं पीएम। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने पूछा है कि चीनी घुसपैठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ क्यों बोल रहे हैं। राहुल ने यह सवाल एक रिपोर्ट को शेयर करते हुए पूछा, जिसमें लिखा है कि रक्षा प्रतिष्ठान ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि चीनी सैनिकों ने मई में पूर्वी लद्दाख में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी। रक्षा मंत्रालय की साइट पर अपलोड किए गए नए दस्तावेज में लिखा है, चीनी पक्ष ने 17-18 मई को कुंगरांग नाला पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास हॉट स्प्रिंग्स के उत्तर में गोगरा PP-17A और पैगोंग सो के उत्तरी किनारे के क्षेत्रों में अतिक्रमण किया है। 5 मई के बाद से गलवान घाटी में तनाव बढ़ा है। रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज के मुताबिक 5 मई के बाद से LAC के साथ और गलवान घाटी में चीनी आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। चीनी सेना ने 17-18 मई को कुंगरांग नाला, गोगरा और पैगोंग सो के क्षेत्रों में अतिक्रमण किया। खास बात है कि रक्षा मंत्रालय ने ट्रांसग्रेशन यानी अतिक्रमण शब्द का इस्तेमाल किया है। इसी दस्तावेज में लिखा है कि LAC पर तनाव कम करने के लिए 6 जून को दोनों देशों के बीच कॉर्प्स कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। इस बातचीत के बाद भी 15 जून को गलवान घाटी में दोनों देशों के सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें दोनों देशों के कई सैनिक शहीद और घायल हो गए थे। इसी घटना के बाद 22 जून को कॉर्प्स कमांडर स्तर के बीच दूसरे राउंड की बातचीत हुई। सैन्य के साथ राजनयिक स्तर पर LAC पर तनाव कम करने के लिए बातचीत हुई। बावजूद इसके दोनों देशों की सेनाओं के बीच गतिरोध जारी है। इस गतिरोध के लंबे समय तक रहने की संभावना है। रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज के मुताबिक चीनी द्वारा एक तरफा आक्रामकता से पैदा हुई पूर्वी लद्दाख में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है और स्थिति पर करीबी निगरानी और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रक्षा मंत्रालय के दस्तावेजों में खुलासा, मई में चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में की थी घुसपैठ। जी हां दोस्तों, रक्षा प्रतिष्ठान ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि चीनी सैनिकों ने मई में पूर्वी लद्दाख में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी। यह जानकारी ऐसे समय पर सामने आई है जब गतिरोध वाले क्षेत्र पैगोंग सो और गोगरा से सैनिकों को पीछे हटाने के लिए 5 बार सैन्य स्तर की वार्ता हो चुकी है। रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर मंगलवार को अपलोड किए गए नए दस्तावेज के अनुसार चीनी पक्ष ने कुंगरांग नाला, गोगरा और पैगोंग सो के उत्तरी तट पर 17-18 मई को घुसपैठ की थी। हालांकि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ के लिए भारत द्वारा इस्तेमाल किए गए अतिक्रमण शब्द का किसी भी आधिकारिक बयान या दस्तावेज में उल्लेख नहीं किया गया है। 5-6 मई को पैगोंग सो के उत्तरी तट पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच पहली झड़प हुई थी। दस्तावेज में कहा गया है कि गतिरोध लंबे समय तक जारी रह सकता है और पैदा हो रही स्थिति में त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मई के अंत में एक टेलीविजन चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा था कि चीनी सैनिकों की एक बड़ी संख्या पहले की तुलना में थोड़ा आगे आ गई थी, लेकिन आधिकारिक रूप से इस बात को स्पष्ट किया गया था कि किसी गलत तरीके से इस तरह से व्याख्या नहीं की जानी चाहिए कि चीनी सैनिकों ने LAC के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रिम्स अस्पताल से दूसरी जगह किया गया शिफ्ट। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बुधवार को जेल से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। लालू यादव को राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर के बंगले पर ले जाया गया। लालू यादव का इलाज इसी अस्पताल में चल रहा है। दरअसल राजद नेता का इलाज अस्पताल के जिस वार्ड में चल रहा है उसे कोविड-19 वार्ड में तब्दील किया गया है। इसके बाद रिम्स प्रशासन ने राजद नेता को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए बिरसा मुंडा जेल अथॉरिटी को पत्र लिखा था। उन्हें फिलहाल रिम्स डायरेक्टर के बंगले केली बंगला में शिफ्ट किया गया
गया है। इससे पहले शुक्रवार को ही केली बंगला का निरीक्षण किया गया था और सुरक्षा का जायजा लिया गया था। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि लालू प्रसाद यादव को केली बंगले में शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि झारखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले से अस्पताल में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए जेल प्रशासन की अनुमति के बाद अस्पताल को ये फैसला लेना पड़ा। जानकारी के मुताबिक अस्पताल के जिस वार्ड में लालू प्रसाद यादव भर्ती थे, उस तल्ले को छोड़कर बाकी सभी तल्ले कोरोना वार्ड में तब्दील कर दिए गए थे। इसके अलावा लालू यादव जहां चहलकदमी करते थे, उन्हें भी कोरोना वार्ड में तब्दील कर दिया गया था। लालू प्रसाद यादव के 3 सेवादारों के भी सोमवार को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गई, जिसके बाद उनके संक्रमित होने का भी खतरा बढ़ गया और फिर इन्हीं सब कारणों के चलते उन्हें अस्पताल से शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। बता दें कि यादव चारा घोटाला मामले में 14 साल की जेल की सजा काट रहे हैं। झारखंड में भ्रष्टाचार के लिए जेल की सजा सुनाए जाने के बाद उन्होंने तबीयत खराब होने के बाद ज्यादातर समय जेल की बजाय रिम्स अस्पताल में बिताए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल पूर्ण लॉकडाउन के बीच राम मंदिर जश्न को लेकर कई इलाकों में झड़प, 3400 लोग गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, अयोध्या में बुधवार को राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने की खुशी पूरे देश में लोग दीप जलाकर और आतिशबाजी के साथ मना रहे थे। ऐसे में कोरोना वायरस संकट के चलते पश्चिम बंगाल में पूर्ण लॉकडाउन के बीच राम भक्तों ने उत्सव मनाया। इसे लेकर लॉकडाउन का पालन कराने में जुटी पुलिस और उनके बीच राज्य में कई जगहों पर झड़पें हो गयी। पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की, जिसमें राज्य के अलग अलग हिस्सों से कुल 3400 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 850 लोग शहर से ही गिरफ्तार किए गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खड़गपुर में निकाला जुलूस। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उत्तरी 24 परगना के नारायणपुर, पश्चिम मिदनापुर जिले के खड़गपुर और उत्तरी बंगाल के अलीपुरद्वार समेत कुछ जगहों से झड़प का मामला सामने आया है। उन्होंने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खड़गपुर में जुलूस निकाला, जिसे पुलिस ने रोक दिया, जिसके चलते झड़प हुई। अधिकारी ने बताया कि रैली को आगे बढ़ने से रोके जाने पर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि घटना में कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का एक दूसरे पर आरोप। दरअसल राज्य में पूर्ण लॉकडाउन के चलते अलीपुरद्वार कस्बे में बीजेपी कार्यकर्ताओं को भूमि पूजन पर उत्सव आयोजित करने से रोका गया, जिससे तनाव बढ़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारायणपुर इलाके में यज्ञ आयोजित करने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें रोक दिया, जिससे भीड़ बढ़ने लगा और पुलिस ने बल प्रयोग कर स्थिति काबू की। तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता तापस चटर्जी ने कहा कि बीजेपी इलाके में शांति भंग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें रोक दिया। वहीं बीजेपी की राज्य इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने अपने न्यू टाउन आवास पर भूमि पूजन उत्सव का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि पुलिस की बर्बरता हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश के 5 राज्यों में भारी बारिश की आशंका, आईएमडी ने जारी किया 4 दिनों का अलर्ट। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग ने 5, 8 और 9 अगस्त के लिए तटीय कर्नाटक, 5, 6, 8 और 9 अगस्त के लिए तमिलनाडु और 5 से 9 अगस्त के लिए केरल और पुडुचेरी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जबकि अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, सोलन, शिमला, बिलासपुर, कुल्लू, चंबा, मंडी, कांगड़ा, ऊना और हमीरपुर जिले में तेज बारिश आशंका व्यक्त की है। विभाग का ये भी कहना है कि मुंबई में अगले 24 घंटों तक तेज बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। महाराष्ट्र के कोंकण में भारी बारिश होगी। आईएमडी के मुताबिक अगले 24 घंटे में महाराष्ट्र के कोंकण में भारी बारिश होगी। मराठवाड़ा में भी बारिश की चेतावनी दी गई है, तो वहीं आज दिल्ली और यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान पूर्वी हिस्से में कई जगहों पर, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में कहीं कहीं बारिश हुई। मौसम विभाग ने बुधवार को बताया कि सबसे अधिक 6 सेंटीमीटर बारिश जौनपुर में रिकॉर्ड की गई। दक्षिण भारत में भारी बारिश की आशंका, केरल के कुछ इलाकों, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने गुजरात के बड़े इलाके में अगले 3 दिनों तक बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि इसे पूरे हफ्ते मध्य और उत्तरी केरल में बारिश का दौर जारी रहेगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। लाखों आपदाग्रस्त लोगों की सरकार को चिंता नहीं, लालू प्रसाद। जी हां दोस्तों, राज्य में कोसी, बूढ़ी गंडक, गंडक समेत कई नदियों खतरे के निशान पर ऊपर बह रही हैं। बूढ़ी गंडक, गंडक और अधवारा नदियों का पानी मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और खगड़िया जिलों के कई इलाकों में घुस गया। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। कुछ लोगों ने इसकी जानकारी जल संसाधन विभाग के ट्विटर पर दी। जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय कुमार झा ने बाढ़ पीड़ितों के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी दी। जल संसाधन विभाग ने सभी तटबंधों को सुरक्षित होने का दावा किया है। बाढ़ से संबंधित हर अपडेट जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई, दर्ज हो FIR। हाईकोर्ट। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदतर हालत और कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बेहतर इलाज को लेकर निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई की जाए और इस तरह के मामलों में FIR भी दर्ज हो। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सरकारी या निजी अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न हो तो मालिक और अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि अगर कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालन न किया जा रहा हो तो सीधे कार्रवाई की जाए और सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना कड़ाई से सुनिश्चित करे। कोर्ट ने कहा कि पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में फेल हुई तो पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। कोरोना से बने हालातों को देखते हुए हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए 12 घंटे में प्रदेश के सभी जिलों के DM और SP को निर्देश जारी करने की बात कही। 7 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले को लेकर अगली सुनवाई होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ बोले, अगर कोई राम मंदिर का श्रेय लेने की कोशिश करता है तो ये गलत है। जी हां दोस्तों, आज से राम मंदिर निर्माण की विधिवत शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भूमि पूजन किया और मंदिर की आधारशिला रखी। लगभग सभी दलों ने एक स्वर में इस पल का अभिनंदन किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज के दिन को देश के लिए ऐतिहासिक बताया। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर कोई इसका श्रेय लेने की कोशिश करता है तो यह गलत है। कमलनाथ ने कहा, आज हमारे देश में एक ऐतिहासिक दिन है। हर भारतीय चाहता था कि राम मंदिर का निर्माण शुरू हो। राजीव गांधी जी ने 1985 में ताला खोला था। उन्होंने 1989 में कहा था कि राम राज्य होगा और मंदिर बनना चाहिए। अगर कोई श्रेय लेने की कोशिश करता है तो यह गलत है। अयोध्या में भूमि पूजन के मौके पर भोपाल में कमलनाथ ने अपने आवास पर राम दरबार का आयोजन किया। इस दौरान पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कमलनाथ ने भगवान राम की तस्वीर की पूजा की और मोमबत्ती जलाई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल, जश्न मनाने पर बीजेपी कार्यकर्ता गिरफ्तार, बोले बांग्लादेश बनाना चाहती है ममता। जी हां दोस्तों, अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दौरान राम मंदिर भूमि पूजन कर रहे थे, इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का एक संदेश साझा किया। ममता बनर्जी ने कहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, मेरा भारत महान, महान हमारा हिंदुस्तान। सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी ने लिखा, हमारे देश ने हमेशा विविधता में एकता की सदियों पुरानी विरासत को बरकरार रखा है और हम इसे अपनी अंतिम सांस तक बनाए रखेंगे। हालांकि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने अयोध्या में हो रहे कार्यक्रम या उसमें PM मोदी के जाने पर सीधे टिप्पणी करने से परहेज किया। पार्टी के अन्य नेताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ नहीं बोला, जिससे राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया था। ममता बनर्जी के रुख पर सवाल को उठाते हुए पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया, ऐतिहासिक न्यायिक फैसले के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा की। ममता बनर्जी का तुष्टीकरण मौन रुख कई सवाल उठाता है। राम सीता हमारे संविधान में है। पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले के अनुसार राज्य में बुधवार को लॉकडाउन लागू किया गया। कोलकाता में बीजेपी समर्थक पार्टी ऑफिस के बाहर एकत्रित हुए और राम मंदिर भूमि पूजन पर यज्ञ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन करने वाले बीजेपी नेता ने कहा, हमने आज हवन का आयोजन किया, पुलिस को अपना काम करने दे, लेकिन हमें साफ करें कि आज के मंदिर की नींव रखने के कार्यक्रम की घोषणा तो पहले ही कर दी गई थी। हमें नहीं लगता कि बंगाल की मुख्यमंत्री को विश्वास है कि ये राज्य भारत का हिस्सा है। वह हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का सरकार पर निशाना, राम प्रेम है, कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को अयोध्या में भूमि पूजन के बाद एक ट्वीट करते हुए इशारे में केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि राम प्रेम है, वे कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते। राम करुणा है, वे कभी क्रूरता में प्रकट नहीं हो सकते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सर्वोत्तम मानवीय गुणों का स्वरूप है। वे हमारे मन की गहराइयों में बसी मानवता की मूल भावना है। राम प्रेम है, वे कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते। राम करुणा है, वे कभी क्रूरता में प्रकट नहीं हो सकते। राम न्याय है, वे कभी अन्याय में प्रकट नहीं हो सकते। अयोध्या में भूमि पूजन के वक्त राहुल गांधी का यह ट्वीट सामने आया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने कहा, LAC पर चीनी सैनिकों की बढ़ती गतिविधियां सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला और लाहौर स्पीति से लगते सीमावर्ती क्षेत्रों में चीनी सैनिकों की बढ़ती गतिविधियों को लेकर कांग्रेस ने चिंता जाहिर की है। भारत चीन के बीच उच्च स्तरीय बातचीत के बावजूद भी चीनी सेना का पीछे न हटने पर प्रदेश कांग्रेस ने भारत सरकार को पत्र लिखा है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने हिमाचल से लगती भारत चीन सीमा पर
चीन की पूरी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हुए यहां सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया तंत्र को मजबूत करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि प्राप्त सूचना के अनुसार किन्नौर जिला की सीमा पर चीनी सैनिकों द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण से भारत को आने वाले समय में गंभीर खतरा हो सकता है। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए राठौर ने बताया कि उन्होंने इस संदर्भ में आज एक ज्ञापन राज्यपाल की मार्फत भारत सरकार को भेजा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास पर बोले ओवैसी, पीएम मोदी की तरह मैं भी हूं भावुक। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इस ऐतिहासिक मौके पर राम मंदिर के शिलान्यास की आधारशिला रखी, लेकिन उनका वहां पर जाना AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को रास नहीं आया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखकर पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की शपथ का उल्लंघन किया है। ओवैसी ने संवाददाताओं से कहा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर की आधारशिला रखकर ऑफिस पद की शपथ का उल्लंघन किया है। यह धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र की हार और हिंदुत्व की विजय का दिन है। AIM चीफ ने आगे कहा, प्रधानमंत्री ने आज कहा कि वे काफी भावुक थे। मैं भी यह कहना चाहता हूं कि मैं भी काफी भावुक हूं, क्योंकि मैं सह अस्तित्व और नागरिकों की समानता में विश्वास करता हूं। प्रधानमंत्री जी, मैं भावुक हूं क्योंकि एक मस्जिद वहां पर 450 वर्ष से खड़ी थी। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने इससे पहले सुझाव देते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी को राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के तौर पर शरीक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि पीएम को यह कहना चाहिए कि वह व्यक्तिगत तौर पर जाएंगे और किसी टेलीविजन चैनल को इसका लाइव टेलीकास्ट नहीं करना चाहिए। ओवैसी ने कहा, मैंने एक मैगजीन को इंटरव्यू में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्यक्रम में शिरकत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वे इसमें एक प्रधानमंत्री के तौर पर शामिल होते हैं तो देश में एक संदेश जाएगा कि प्रधानमंत्री एक धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, देश का कोई धर्म नहीं है, क्या भारत और भारत सरकार का धर्म है वह मुसलमानों, हिंदुओं, दलितों, पिछड़ों, सिखों, ईसाइयों और जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं उन सभी के प्रधानमंत्री हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशांत केस में आदित्य ठाकरे का नाम आने पर भड़की शिवसेना, कहा विपक्ष कर रहा साजिश। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम जुड़ रहा है। ऐसे में इस मामले में शिवसेना के नेता संजय राउत ने आज अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से महाराष्ट्र के मंत्री और युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे के तार जोड़ने की साजिश की जा रही है। राउत ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि विपक्ष को अब भी यह हजम नहीं हो रहा है कि राज्य में शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में है। राउत ने कहा है कि आदित्य ठाकरे को सुशांत सिंह राजपूत मामले से क्या लेना देना। ऐसा लगता है कि विपक्ष को अब भी यह हजम नहीं हो रहा कि राज्य में शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में है। उन्होंने आगे कहा कि मामले से आदित्य ठाकरे के तार जोड़ने की साजिश कर रहे लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना काल, बिहार के एक अस्पताल में आवारा पशु का घूमते हुए वीडियो वायरल, राजद ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, बिहार के बांका जिले में राजद के युवा जिलाध्यक्ष विशाल यादव ने बुधवार को ट्विटर पर बांका अस्पताल का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक आवारा पशु अस्पताल वार्ड के अंदर घूमता फिरता नजर आ रहा है। वहीं उपचाररत मरीज भर्ती रहते हैं। पहले तो अस्पताल वार्ड में आवारा पशु को देखकर सभी चौंक गए, फिर उसे कड़ी मशक्कत के बाद भगाया गया। इसी को लेकर बिहार में विपक्षी पार्टी राजद ने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर तंज कसा है। वहीं बांका राजद के युवा जिलाध्यक्ष ने ट्वीट के माध्यम से लिखा है कि देखो, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे राउंड पर हैं। बिहार के अस्पतालों से जुड़ी अजीबोगरीब वीडियो और फोटो पहली बार सामने नहीं आया है। इससे पहले भी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बेदहाल तस्वीरें सामने आई है। बीते दिनों राजद प्रमुख लालू यादव ने ट्वीट के माध्यम से सुपौल के एक अस्पताल ठीक सामने ठेले में बैठकर जाते हुए डॉक्टर की वीडियो जारी किया था, जिसको लेकर बिहार समेत पूरे देश में बिहार की स्वास्थ्य सुविधाओं की किरकिरी हुई थी। NMCH से बीते दिनों एक तस्वीर सामने आई थी, जिसमें बताया गया है कि आइसोलेशन वार्ड में कोरोना के एक मरीज का शव 2 दिन तक पड़ा रहा। शव नहीं हटाने से वार्ड में भर्ती दूसरे मरीज भी आक्रोशित हो गए थे, जब जाकर उक्त शव को हटाया गया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या जा रही कमलेश तिवारी की पत्नी को पुलिस ने रोका, किया नजरबंद। जी हां दोस्तों, हिंदूवादी नेता रहे कमलेश तिवारी की पत्नी और हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण कमलेश तिवारी मंगलवार को लखनऊ से अयोध्या जाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ निकली थी, लेकिन पुलिस ने उनको उनके घर के बाहर ही रोक लिया और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं किरण कमलेश तिवारी को नजरबंद कर दिया गया है। डीसीपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी के मुताबिक बिना अनुमति के वह कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या जाना चाहती
की थीं, उनको रोका गया और घर में रहने को कहा गया है। कुछ कार्यकर्ता थे जो नहीं मान रहे थे, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि कमलेश तिवारी की पत्नी किरण तिवारी के अनुसार गोमती नदी का पानी चांदी के कलश में रखकर वो अयोध्या ले जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने रोक लिया और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र राम मंदिर को लेकर शिवसेना बीजेपी के बीच क्रेडिट वार शुरू। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सपना सैकड़ों साल के बाद अब साकार होने जा रहा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में राम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर को लेकर एक विज्ञापन छापा गया है। शिवसेना नेता मिलिंद नार्वेकर के द्वारा विज्ञापन छपवाया गया है, जिसमें शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की तस्वीर लगाई गई है। साथ ही ढांचे के विध्वंस के दौरान का भी फोटो लगाया गया है। इसे राम मंदिर का क्रेडिट लेने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। शिवसेना ने कहा कि बाबरी गिरी, उसे गिराने वाले शिव सैनिकों पर हमें गर्व है। इस एक गर्जना से बाला साहेब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट के रूप में करोड़ों हिंदुओं के दिल के राजा बन गए थे। सभी के त्याग, संघर्ष, रक्त और बलिदान से आज का राम मंदिर अयोध्या में साकार रूप ले रहा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।